अच्छा जी, ये जॉइन पे ही हम बात कर रहे थे। क्रॉस जॉइन में तो मैंने बताया था कि एक टेबल लेकर दोनों उसकी हर रो को दूसरे टेबल के साथ मैच करता है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, नॉर्मली हम वो यूज नहीं करते। तो कह रहा है कि बिकॉज देयर आर 91 रो इन कस्टमर टेबल एंड 9 रो इन एम्प्लॉय, तो कई बड़ा रिजल्ट 819 रोज बन जाएंगी आप जब ज्वाइन लगाएंगे, क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, क्योंकि वो पहले जो 91 रो को ये हर दफा जो है इसे वो मैच करेगा, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो रैशनल नहीं होता, वो हमारा पर्पस नहीं होता किसी जगह पे अगर कहीं डेटा जनरेट करना हो। तो ये एनसी पुराना सिंटेक्स बता रहा है कि कैसे ज्वाइन का लगाते थे। ये क्रॉस ज्वाइन आ गई, ठीक है। और ये टेबल ऑफ नंबर्स, ये क्या बताना है जनरेट, ठीक है। ये खैर थोड़े उसका इनर जॉइन, ये पुराना सिंटैक्स है, जब 92 सिंटैक्स है, नहीं ये नया ही है इनर जॉइन वाला। ये वेयर कंडीशन से भी लग जाता था, वो नहीं बता रहा है, मैंने अभी दूसरे उसमें बताया आपको। अच्छा 89 का सिंटैक्स ये आ गया। जो पहले जॉइन लगती थी, पहले इनर जॉइन का सिंटैक्स नहीं आता था, ठीक है, पहले ऐसे हम लगाते थे। अब तो वेयर क्लास हमारे पास एक अलग से फिल्ट्रेशन के लिए भी आ गई है ना, उन्होंने इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। और ये तो खैर एरर दे रहा है। कंपोजिट जॉइन कह रहे हैं जब आप एक से ज्यादा कॉलम पे लगाएंगे तो आपने कॉलम एंड करके दूसरे कॉलम का नाम दे देना, ठीक है जी। ये किया होगा एग्जांपल आपने। हाँ, हसान, ये तो दो उनकी आपने एग्जांपल की होगी, ये एग्जांपल्स की है ना आपने सामने, सबने की जी है ना सर ये कैप्टन। एग्जांपल। अच्छा जी, जी सर अच्छा जी, ये ज्वाइन करते हो या नॉन इक्वी ज्वाइन कंपैरिजन भी आप चाह रहे हैं ना, तो दो टेबल के दरमियान कॉलम के बेस पे भी ये वैल्यू अगर लेस देन दिस है तो वो रिजल्ट शो कर दे, तो ये भी नॉन इक्वी ज्वाइन कह रहा है। अच्छा, क्योंकि बेसिकली तो टू कॉलम के दरमियान, एक मिनट, बेसिकली तो ये तो बेसिकली तो दो कॉलम जो हैं टेबल के, जो दोनों टेबल्स में कॉलम है उनको मैप करके आपस में डेटा कंपेयर किया जा रहा है कि भाई वो कॉलम इधर भी है इधर भी है, उसकी बेस पे आपने इक्वल करेंगे, लेफ्ट या राइट आउटर जॉइन करेंगे, या ये लेस देन का जो नॉन इक्वी आ गया, कंपैरिजन कर रहे हैं। आगे आपने डिराइव टेबल में देखा, हमने इसको बहुत ज्यादा यूज किया सब क्वेरीज में, सब जगह कि दो कॉलम्स, दो टेबल के दरमियान जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आप कॉलम से खेल रहे हैं, तो वो आपके पास एक तरह की वो की होती है जिसके थ्रू आप जो है वो दो टेबल से डेटा जो है मैच करके ला रहे होते हैं उसको। मल्टी जॉइन है, एक से ज्यादा टेबल पे लगाना है तो वो भी ऐसे ही है, ठीक है। इनर जॉइन तो वो फिर आप उस हिसाब से होगा, जैसे आपने यहाँ इनर जॉइन लगाई, यहाँ लेफ्ट आउटर जॉइन लगाई, तो जो लेफ्ट पे टेबल होगा वो, और उसको यानी बीच में आप मिक्सअप कर सकते हैं ना, तो पहले वो इस रिजल्ट को करेगा, फिर वो दूसरे रिजल्ट को मैच करेगा, पहले जो रिजल्ट इससे आएगा। तो इनर जॉइन मोस्टली यूज होता है, लेकिन आपको बताया कि डिपेंड आपने कैसे अपना डेटा लाना है, ठीक है। तो इसमें जॉइन में किसी को क्वेश्चन है तो मैं, ठीक है, नहीं तो इसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर क्लियर होगा। इसकी मुझे आप कहेंगे तो मैं मजीद एग्जांपल भेज दूंगा अगर आपने ये कर ली है। अच्छा जी, ये आ गया है, ये डेट यहाँ पे बियॉन्ड द फंडामेंटल ऑफ आउटर जॉइन पे आ गया है, लाइक दिस। ये तो सीधा सीधा वो कंपेयर कर रहा है डेट फंक्शन से, डेट ऐड, ये फंक्शन। अच्छा, डेट दैट डू नॉट अपीयर ऑर्डर डेट्स इन ऑर्डर टेबल अपीयर इन द आउटपुट ऑफ द क्वेरी, देन नॉन प्रोडक्टिव साइड। ये अच्छा, अभी तक वो जॉइन को लगा रहा है, जॉइन लगाओ फिर ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंपैरिजन है, आप मुख्तलिफ तरीके से क्वेरीज को रन कर सकते हैं, मल्टी जॉइन क्वेरी, ठीक है जी। इसकी एक्सरसाइज सबने की हुई है ना। अच्छा सर यहाँ पे साथ साथ अगर आप ये बताते जाएं कि अगर इंटरव्यू वाइज किस तरह के क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, जिससे आपने कल भी बताया था, या जॉइन से रिलेटेड अगर वो क्यूरी करते हैं उनसे किस टाइप के वो कर सकते हाँ, हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनर जॉइन क्या होती है? जब हमें वो दोनों टेबल्स का कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन नहीं, जब हमें दो टेबल से डेटा लाना है तो विल यूज इनर जॉइन एंड इट विल ब्रिंग ओनली विच आर मैचिंग रोज। आपका आंसर ये होना चाहिए।
ठीक हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होती है, इसका आंसर दो। सर जो वो टेबल में जो हम लेफ्ट साइड से जो ऑल डाटा हमें चाहिए, तो लेफ्ट साइड से तो हम वो लेफ्ट में लगाएंगे। और जो राइट साइड पे होगा अगर वो मैच करेगा तो लाएगा, नहीं मैच करेगा तो वो वो नहीं तब भी लाएगा। लेफ्ट वाला पूरा टेबल का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है जी। इसी ठीक तरह है। वो यही एग्जांपल ठीक है। राइट पे। और फुल आउटर जॉइन में भी ये है कि भी चाहे लेफ्ट से मैच करता है राइट से नहीं, दोनों में एक रिकॉर्ड मैच करे तब भी लाएगा, दोनों में से एक भी ना करे तो वो लेफ्ट का भी पूरा लाएगा, राइट का भी पूरा क्या करेगा, लेफ्ट वाले के इन फ्रंट वो नल प्रिंट कर देगा अगर आप वो कॉलम ले रहे हैं, और राइट वाले के अगर मैच नहीं हो रहा तो लेफ्ट साइड पे नल कर देगा। ठीक है। तो ये आपसे ठीक वो है। क्वेश्चन करेंगे। फिर मल्टी ज्वाइन है जैसे इस तरह। तो एज अ बिगिनर तो आपसे यही पूछेंगे ज्वाइन होती क्या है। आप कहेंगे जी जब हमें एक से ज्यादा टेबल से डेटा लाना हो तो हम जो है उनमें से मैचिंग कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी की कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी है या कस्टमर आईडी है या डिपार्टमेंट आईडी है, कोई भी, तो वो मस्ट होना लाजमी है। नाम कॉलम का कुछ भी हो सकता है लेकिन मेनली डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। डिफरेंट होगी तो वो प्रॉब्लम आएंगे, तो कोशिश करेंगे सेम डेटा टाइप का। डिफरेंट के फिर कई वो, यानी आपने अगर एक जगह एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक रखा है, दूसरी जगह करेक्टर में न्यूमेरिक डाटा डाला हुआ है, तो वो ज्वाइन तो लगा देगा बट स्लो होगी, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम होंगे। तो ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करेंगे डेटा टाइप दोनों की सेम हो और जो है वो कॉलम सेम वैल्यू रखता हो, उसको आप जो है ज्वाइन लगाना ढूंढते हैं सेम कॉलम। एक कॉलम या एक से ज्यादा कंपोजिट ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ऐसे पूछें, यही तो अब आपने जैसे पूछा है, तो आपको मेरे ख्याल में आगे किसी को जवाब देना भी आसान होगा। ये सर इस तरह आइडिया हो रहा है वो ना कि तैयारी कैसे करनी है और प्रैक्टिस में। हाँ, ये जब तक आप देखें खुद डायनामिक अप्रोच, आपकी खुद अप्रोच एक नहीं आएगी जहन में कि भी ये ठीक है, क्योंकि आपने अपने साथ इंसाफ करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना कि भी ये चीज आती है। मैं आपसे अभी आपसे मैं क्वेश्चनिंग अभी शुरू नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो वो मैं आपको हाँ, जैसे अब आपने कहा ये जी सब क्वेरीज के बारे में बताया था, क्या होती हैं जी सब क्वेरी? आपसे पूछते हैं ना, सब क्वेरी पढ़ी है ना आपने, सब क्वेरी क्या होती हैं? कोई भी बता दे जिसको पता है। सादी आप बता दो, अभी आज तो बंदे ही कम है, लोग सीरियस ही नहीं ले रहे पढ़ाई को। मैंने तो क्लास लेते रहना, जो चाहे एक भी स्टूडेंट आए। सर एक हमारी मेन क्वेरी होती है जिसके जरिए हम अपना डेटा फैच कर रहे होते हैं, या एक हमें उनके क्वेरी के अंदर ही क्वेरी चाहिए होती है, उसको कहते हैं सर सब क्वेरी। ग्रेट। वो भी ग्रेट। इंडिपेंडेंट होती है। हाँ जी, वो भी इंडिपेंडेंट होती है जब आपको जो है मेन क्वेरी के साथ एक और क्वेरी, तो उसको सब क्वेरी कहा जाता है, और उससे डेटा ला के आप मेन क्वेरी से जो है वो डेटा ला रहे होते हैं। सब क्वेरी के रिजल्ट पे भी वो डिपेंड कर रही होती है। अब जैसे इसने तो ये एक एग्जांपल दी है कि यहाँ उठा के उसने वेरिएबल में वैल्यू डाल दी, ये भी एक एग्जांपल है उसकी। और फिर वो जो इस वेरिएबल में वैल्यू डाली है वो आप यहाँ पे इक्वल कर दी, तो ये स्केलर हैं, यानी सिंगल रो आएगी। जब इक्वल टू है तो यानी रिजल्ट सिंगल रिजल्ट आना चाहिए उसका। ठीक है जी। स्केलर स्केलर सब क्वेरी जब आप इक्वल टू साइन लगाएंगे, और जब मल्टी वैल्यूड होगी तो इन लगेगा या एग्जिस्ट लगेगा। ठीक है। क्योंकि अगर एक से ज्यादा रिजल्ट आएगा तो वो एरर दे देगा कि भाई सब क्वेरी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। तो इसी तरह ये सब क्वेरी जो है ये इक्वल टू करी, अगर एक से ज्यादा वैल्यू जैसी देगी एरर आ जाएगी वो। देखा ना, ये एरर आ गई है कि इस क्वेरी ने ज्यादा रिजल्ट देंगे तो ये एरर दे देगा इस तरह। आप उस सूरत अब में आप सब इन यू जी जी जब सब क्वेरी एक रिजल्ट देगी तो हमें इक्वल टू लगाना है, जब ज्यादा देगी तो इन लगाना है और एग्जिट लगाना जी इन लगाना। है। अच्छा, एग्जिस्ट जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है। तो वो भी एग्जिस्ट को आप यूज करें। उसमें है कि फिर आपकी ज्वाइन लग जाएगी, जो मेन क्वेरी के साथ जो इनर क्वेरी है सब क्वेरी, उसके साथ ज्वाइन लगानी पड़ जाती है आपको। तो वो ज्यादा फास्ट रिकॉर्ड लाती है, एफिशिएंट होती है। तो ये तो डेटा आपको पता है ना, अगर आपको श्योर है तो आपका एक रिकॉर्ड आना है तो ही आप ये इक्वल करें, वरना आप इन या एग्जिस्ट लगाएं। ठीक है ना।
तो वो आपके अपना जब डेटा याद रखें, जब आप डेटा पे काम करते हैं सबसे पहले तो डेटा समझते हैं ना। यहाँ तो हम क्वेरी भी थोड़ा थोड़ा डेटा भी समझ रहे हैं, बट इन रियल लाइफ फर्स्ट आप जो है ना सबसे पहले अपना डेटा एनालाइज करते हैं कि डेटा कैसा, फिर उसकी बेस पे आप जो है वो ये क्वेरी रन करके हिट एंड ट्राई देखते हैं कि कौन सा डेटा किस किस्म का, सारा चेक करते हैं। तो अच्छा, उसमें ये है कि यू माइट वंडर व्हाई डोंट इम्प्लीमेंट। अब वो ये बात यहाँ कह रहा है कि भी आप इनर जॉइन से भी रिजल्ट, ये जो इनका रिजल्ट है इस तरह इनर जॉइन से भी आ सकता है, ठीक है ना जी। दो क्वेरी के दरमियान, यहाँ दो कॉलम के दरमियान आप मैप कर लें, लेकिन कुछ जगहों पे आपको मजबूरी होती है कि भी आपने सब क्वेरी से रिजल्ट आके करना होता है, तो उस वजह से वो कह रहा है भी सब क्वेरी ये अगेन आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि किस किस्म की अप्रोच है, कि आप सब क्वेरी लगाएं, किस किस्म की अप्रोच है इनर जॉइन से काम चल जाए। ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाता है जब आप, जैसा आपका डाटा होता है। ये जब तक आप प्रैक्टिस, यहाँ पे भी दे रहा है, ये समझा रहा है, खैर इसको आप पूरा पढ़ते हुए करेंगे, समझा रहा है। तो मैंने भी आपको जब पहले कराया समझाया था, तो उसमें आपने जितना ज्यादा इसकी एक्सरसाइज करेंगे, या कोई भी है जो जो आप इसको कैरियर अपनाना चाह रहा है, भाई वो कोशिश करे कहीं पे भी थोड़ा टाइम लगा ले, किसी भी जो सीक्वल डेवलपर का जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे किसी भी तरह उसे को जी हमें 15 दिन के लिए, महीने के लिए जो है ना फ्री में ही सिर्फ जो है साथ बैठ के देखनी है जाए काम कैसे होता है। वो अगर कहीं रिक्वायरमेंट होती है तो हैंड्स ऑन तभी आपको बेहतर आएगा, ठीक है। तो जो जहाँ पे भी है वो थोड़ा टाइम 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उनके साथ बैठ के देखे, ठीक है जी। अब ये डिफरेंट तरीके हैं सब क्वेरी देने के। तो ये वेयर एन बिटवीन ऊपर टेबल क्रिएट किया और उसके मुताबिक अभी एक रो जो बिटवीन कंपैरिजन कर रहा है तो वो रिकॉर्ड उठा के ला रहा है। आप सिंपल वैल्यू इस डेट के बिटवीन दिस डेट या दिस ऑर्डर आईडी दिस ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं सब क्वेरी से चेक कर रहे हैं कि मिनिमम ऑर्डर और मैक्सिमम ऑर्डर के दरमियान जो है ना कंपैरिजन करके लाओ बिटवीन मैक्स मिनिमम ऑर्डर। ये अब आप सब क्वेरी के थ्रू ट्राई कर रहे हैं। एंड नॉट इन फ्रॉम दिस, और इस टेबल में मत हो, डीबीओ डॉट ऑर्डर में रिकॉर्ड ना हो उसके। तो ये आपने सब क्वेरी भी यूज की, उसमें ग्रुप फंक्शन भी लगा लिए इस तरह। तो ये आप डिफरेंट तरीके से आपके डिपेंड करता है डेटा की नेचर, फिर आप उस हिसाब से। और एक चीज को करने के कई तरीके हैं, लेकिन आप अभी आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वहां आपको समझ आएगी कि क्वेरी की कॉस्ट है बहुत मैटर करती है। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन पे या आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है लाइव कहीं पे भी, तो अगर आपने प्रॉपरली क्वेरी डिजाइन नहीं की गई, डेवलपर ने आपने उसको सही तरह डिजाइन नहीं किया, उससे क्या होता है कि सिस्टम बैठना शुरू हो जाता है। एक ही चीज जो बड़ी एफिशिएंट तरीके से आ सकती थी वो आपने जो है उस तरीके से लाया गया उसको जो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट कर रहा है। तो उस सूरत में जो है ना आपको फिर समझ आएगी ये चीज की कि भी, इसलिए तो अब आगे आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह से वो पूरा जो एक्सपर्ट बनाना है, ताकि आप इस फील्ड में, जो डेटा एनालिसिस की फील्ड में कल को जब जाएंगे तो आपको सारी चीजों का पता हो। आप किसी एक फील्ड को चूज कर सकते हैं, दे आर, यानी सीक्वल डेवलपर की भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं, पूरी की पूरी लोग इसमें माइग्रेशन एप्लीकेशन लिखते हैं। इवन डेटा एनालिस्ट के लिए भी जो बेसिक्स है वो आपको सीक्वल डेवलपर आती है तो मोर देन एनफ। आप ये जो टैबल्यू है ये तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पावर बीआई क्लिक, वो फ्रंट एंड टूल है, खाली उसको टेबल को से कनेक्ट कर देना। उसके बाद जिस तरह चाहे आप इवन एक्सेल में डेटा डाल के, आपने किसी ने एक्सेल में काम किया हुआ है, चार्ट वगैरह बनाए हैं ना, किसी ने तो किया होगा एक्सेल पे काम, और वो चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, हैंगिंग जी सारे सर, वो। किया है। हाँ, तो वो भी एक तरह का एक्सेल जो है पूरी दुनिया में मोस्टली यूज होता है, हर बंदा छोटे पैमाने पर उसमें काम करता है। इसी तरह जब आपने सीक्वल डेवलपर, तो डेटाबेस में बड़ा डाटा है तो डेटाबेस में डाल के उसको आप मल्टीपल जो है वो काम कर सकते हैं आसानी से। फिर उस डाटा को समराइज करके टेबल में डाल के आप उसको किसी भी टूल से शो कर सकते हैं। इतने टूल बने हुए हैं आसानी से, जो आप जो है ना उस पर आप शो कर सकते हैं। वो खैर उस पर हम आएंगे, लास्ट में जाएंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि डेटा पे काम करने के लिए ये सीक्वल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Correlated query, जी correlated serve query that refer to attribute from the table that appear in the outer query. This mean that, अच्छा ये आप ज़ाहिर हर एक को नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसे एग्जिस्ट है तो वो जरूरी वो उस सूरत में लगेगा कि जब आपका कोई कॉलम मैच होता होगा, वरना इन आप यूज करेंगे अगर कॉलम मैच ही नहीं होता लेकिन आप उसके सिर्फ रिजल्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो फिर आपको इन्हीं, जब ऑप्शन नहीं है तो फिर इन्हीं लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कोरिलेटेड क्वेरी दोनों को ये ज्वाइन लगा रहा है, इट्स लाइक ये भी एक तरह की एग्जिस्ट से मिलती जुलती हो जाती है। दोनों कॉलम मैच हो रहे हैं तो उस सूरत में वो कोरिलेटेड क्वेरी ला के दे देगी उसको डाटा, ठीक है। यहाँ पे उसने इन और इक्वल का यूज नहीं किया।
फिर इसी तरह ये कॉलम के अंदर जो है ये सब क्वेरी यूज कर रहा है और उसमें कायदा फिर इस सब क्वेरी को डिवीजन में भी रख रहा है, उसके पहले के ये रिजल्ट आए जो इसका रिजल्ट आए उसको उसके बाद जो है ब्रैकेट पहले करेगा, फिर उसके नहीं, एक मिनट, ये जो मैथ आपका मैथ का जो है फार्मूला लग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक रिजल्ट आएगा, ठीक है, और 100 को उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे वैल्यू से, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को डिवीजन कर दे। वो प्रेसिडेंस हमने पहले पढ़ी थी ना, तो आप ये रिकॉर्ड इस तरह अपनी मर्जी से ऑपरेशन मुख्तलिफ करा सकते हैं। अब उसमें सब क्वेरी में यहाँ तो ज्वाइन लग रही है, लेकिन अक्सर क्या ये जो है, जो आप याद रखिएगा जब आपने कॉलम में लेना है तो मस्ट वो कोरिलेटेड हो आपके टेबल से जो यहाँ पे फ्रॉम में ले रहे हैं, वरना आप सिलेक्ट में नहीं लगा सकते, क्योंकि जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो वो सिलेक्ट में किस बेस पे डेटा लाएगा। तो यहाँ पे मस्ट होना लाजमी है। लेकिन जब आप इन या इक्वल टू लगाते हैं तो वो फ्रॉम एनी, वो तो आप सिर्फ वैल्यू कंपेयर करेंगे उसकी, ठीक है। ये कोरिलेटेड क्वेरी इसलिए कह रहे हैं। एग्जिस्ट आप यूज कर सकते हैं, ये भी एक तरह का ज्वाइन है, ये भी दोनों में मैच होता होगा, और ये बहुत पावरफुल है। एग्जिस्ट जब दैट एक्सेप्ट अ सब क्वेरी एज इनपुट एंड रिजल्ट ट्रू इफ सब क्वेरी रिटर्न एनी रो फॉल्स अदरवाइज, ठीक है जी। तो ये बहुत पावरफुल है। इसमें वो अगर रिजल्ट मैच होता है लाएगा, नहीं भी आएगा तो क्वेरी तो वो रन होती है, देख लेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं लाएगा वो। तो ये है ना, परफॉर्मेंस वाइज एग्जिस्ट बहुत पावरफुल है। तो यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा वो, ओड जो है और सी जो है आपका कस्टमर सेल डॉट कस्टमर है, और सेल डॉट ऑर्डर है वो ओ है, इन दोनों को ज्वाइन ही लगा रहा है मेनली तो, और एग्जिस्ट का वो क्लास यूज कर लिया। आपको इसके पैटर्न आप ढूंढ लें ज्यादा, अगर यहाँ पे भी एग्जांपल दी है, मजीद आप एग्जांपल करना चाह रहे हैं तो ये तो आपको हैंड्स ऑन से आएगा। जितना आप हैंड्स ऑन करेंगे इस पे, ये चीजें बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसमें आपने वो अभी मेरी बात हो रही थी कि भी इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, कोई ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग में, कोई मास्टर है, मैंने कहा उसमें से अगर आप 10वां हिस्सा भी इसकी तैयारी कर लेना, तो इसको टाइम दें, प्रॉपरली सीरियस लें, तो ये आप उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये आपको याद है, ये अब वो प्रीवियस वैल्यू ऐसे ला रहा है, वेयर ऑर्डर एज प्रीवियस कि सिलेक्ट करो ऑर्डर ऑर्डर डेट। खैर मैं इतनी डिटेल में जाऊंगा तो रिवाइज हो नहीं सकेगा। तो रिटर्निंग ये सब क्वेरी के साथ आप काफी चीजें आप ऐसे ला सकते हैं। इनके लिए बाद में फंक्शन भी है एक ही काम करने के, हमने देखे थे, लीड और लैग का है। तो ये सब क्वेरी से खेलते हुए जो है डाटा को दिस और ये कॉलम में ले रहे हैं यहाँ पे एजनिस, और ठीक है। वो नल ट्रबल की बात कर रहा है, नॉट इन, रिमेंबर दैट टी इक्वल 3 वैल्यू लॉजिक को सब याद रखें। कोशिश करें जब भी कहीं ना तो इस जो है ना आपको जरूरी हो तो मेन कोशिश ये करें कि नल के साथ हमेशा जो है ना नल को कन्वर्ट कर दें किसी चीज में। इज नल तो जीरो कर दें, कुछ भी, तो नल का आपने ख्याल रखना है, तो वरना वो पूरे डाटा को खराब कर देता है। वो डेटा वो फिर वो नहीं लाता सही, तो उस सूरत में हमें हमेशा जो है ना नल की बहुत केयर करते हैं काम करते हुए। नॉट एग्जिस्ट से खैर वो तो चला जाएगा, ये तो वो कह रहा है नॉट एग्जिस्ट में अगर वो वैल्यू चली जाएगी, या वो कस्टमर आईडी नल वो डिलीट ही कर दो, बट ये रॉन्ग है। आपने उसको जब कंपेयर करना हो तो उसके लिए आपके पास सिंपल तरीके हैं, ऑन द रन जब क्वेरी रन कर रहे हैं तो कन्वर्जन डाल दें उसमें, इज नल तो ये कर दो, ठीक है ना, या केस स्टेटमेंट लगा सकते हैं। चलो, अच्छा, इनकी ना डेफिनेशन आप खुद, सेल्फ कंटेंट सब क्वेरीज हैं या स्केलर क्वेरीज हैं, मल्टी वैल्यूड क्वेरीज, अभी जो मैं देखें तो ये आप समझा सकते हैं कि कोरिलेटेड में आप जो है वो मेन क्वेरी में जो होता है टेबल, उससे जो है वो रिलेट कर रहे हैं, ज्वाइन लगा रहे होते हैं। बियॉन्ड द फंडामेंटल, ये आप खुद जो है इससे आपने जो है नोट्स बनाए क्योंकि पढ़ना है, एक्सरसाइज करनी है। डिराइव टेबल्स पे हम टेबल एक्सप्रेशन पे आ गए, तो ये भी एटलीस्ट मिलता जुलता सही है क्वेरी से, कि हम जो है डिराइव टेबल, एक तो होता है डायरेक्ट टेबल से क्वेरी करो, लेकिन वो कह रहे हैं डिराइव टेबल आल्सो नोन एज अ टेबल सब क्वेरीज, ये भी सब क्वेरी है, बट डिराइव टेबल में आपको क्या फायदा, जो आप डायरेक्ट टेबल, इसने सब क्वेरीज को तकरीबन जो है ना इसका सोल्यूशन दे दिया, और ये बहुत फास्ट होते हैं डिराइव टेबल, इसका मकसद ही है।
कि अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके अंदर वो ऑपरेशन कर रहा है और फिर उसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर ये यानी अंदर ज्वाइन लगा सकता है, डिफरेंट चीजें हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर अलहदा से उसको ग्रुप फंक्शन लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टेबल से क्वेरी करके सेम टाइम में ग्रुप फंक्शन लगाएंगे और फिर रिजल्ट पे करेंगे, थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है डिराइव टेबल बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देता है आपको। एलियास का तो पता ही है, कॉलम एलियास, टेबल एलियास। अच्छा जी, अच्छा सेल्फ ज्वाइन क्या होता है काशिफ? काशिफ मौजूद हैं? आप अनम्यूट करें माइक अपना। हसान आप जवाब देना चाह रहे हो, आप दे दो। जी सर। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सर सेल्फ ज्वाइन सर एक ही टेबल के अंदर ज्वाइन के लिए कमांड यूज कर रहे होते हैं, मतलब एक डिफरेंट कॉलम्स को ज्वाइन करने के लिए एक ही टेबल के अंदर यूज कर रहे ठीक है, ग्रेट, ठीक है। आर्गुमेंट देना चाह रहा है वो, खैर ये वेरिएबल में डाल के और वो चीजें, ठीक है। नेस्टिंग जी कर रहा है सर, आवाज टेबल। आ रही है? हाँ जी, आ गई आपकी आवाज, ग्रेट, सही है। सर मैं कह रहा था कि एक ही आंसर आ टेबल गया के आपका, अंदर। बेहतरीन आंसर है आपका, ठीक है। जी सर। हाँ जी, वो सर कॉल आ गई थी एकदम से ना सर, मैं आंसर। चलिए कोई मसला नहीं। तो सिलेक्ट ऑर्डर ये, और ये जी है यहाँ पे क्या, नेस्टिंग करवा रहा है, क्वेरी के अंदर क्वेरीज हैं, क्वेरी दर क्वेरीज हैं। वो तो आप जितनी मर्जी करी जाएं, वो आपके जब क्वेरी सब क्वेरी आपको आ गया, ये तो डिराइव टेबल है। मल्टीपल रेफरेंस, मल्टीपल डिराइव टेबल डाल दिए उसने, एक फ्रॉम, फिर ज्वाइन में जो डाल रहा है वो भी, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इसे ये भी एक्चुअली सब क्वेरीज ही हैं, लेकिन वो उठा के ऐसे ला रहा है। पहले इधर ये वाला टेबल उसने एक, समझो ये जो एक रिजल्ट इसका आया ना, वो ये टेबल सा बन गया इसका, असल टेबल की बजाय ये इसका रिजल्ट सेट बन जाता है इसी तरह। तो इससे आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो है, इसका मैंने भेजा था ये आपको मैं इसकी, तो ये बड़ा जबरदस्त है कि भी वो टेबल के अंदर बाद में उसको आप ऐसे डायरेक्ट क्वेरी कर रहे हैं, तो ये जबरदस्त चीज है। ये हमें पेजिनेशन के लिए बड़ा काम आता है और काफी चीजों के लिए, जो है ना सीटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद उसमें आप पहले ये रिजल्ट, ये एक तरह से इस टेबल से डेटा उठा के अपनी मर्जी से रख लेते हैं, ये फास्ट भी बहुत होता है। और उसके बाद फिर उसके बाद जो आपकी क्वेरी आ रही है उसमें मजीद आप कोई काउंट या मैक्स ग्रुप फंक्शन लगाना चाह रहे हैं, लगा, फ्रीडम मिल जाता है आपको ना, दो दफा यानी खेलने का। एक दफा आप डायरेक्ट टेबल से जो है उससे ना आपकी लिमिटेशन आ जाती हैं। तो जब आप इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन या डिराइव वो सब क्वेरी में ले आते हैं, तो आप और डेटा को डिफरेंट तरीके से टैकल कर सकते हैं। और ये है मेन वही, आप देखेंगे तो यहाँ रन तो क्वेरी हो रही हैं जो शुरू में, और या ज्वाइन हो रही हैं, आ जाके वो मिलती जुलती चीजें हैं, वही बेसिक फंक्शन है। बट ये है कि आपको इनको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जब आपकी रिक्वायरमेंट आएगी जैसे ही। ओके, ये उसने जो है दो डिफाइनिंग मल्टीपल सिटी जो है, दो सिटी जो है उसने बना दी हैं। The difference between derived table and CT might seem to be merely semantic. However, the fact that you first name and define a CT and then पहले आप यहाँ पे उसका नाम देते हैं, सब वो कि पहले ये उस सब क्वेरी का नाम बना दिया आपने, ठीक है। However, the fact that you first several over derived table, इसको ज्यादा एडवांटेज है that if you need to refer to one CT from another, you don't nest them. उसकी बजाय आप separately nesting करने की जरूरत नहीं, you separate them by commas. Each CT can refer to all previously defined CTs. एंड आउटर क्वेरी कैन रेफर टू ऑल सिटीज, ठीक है जी। ये जो क्वेरी है ये इसमें से सबको रेफर कर सकती है, जो कॉलम जो अभी ला रही है ना ये। तो ये आपको नेस्टिंग की बजाय ये उसने ऑप्शन दे दी है। मल्टीपल रेफरेंस दे सकते हैं। नेम्ड एंड डिफाइंड फर्स्ट एंड क्वेरी हैज अनदर एडवांटेज एज फार फ्रॉम क्लास ऑफ आउटर क्वेरी इज कंसर्न्ड, द CT already, therefore you can refer to multiple instances of the same CT in table operator like join for example, ठीक है। CT के अंदर आप जो बना रहे हैं, आपने यहाँ ज्वाइन लगा के भी रिजल्ट ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो आपने पहले ये अपना CT बना लिया कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, उसके बाद उससे मजीद आप जो मर्जी ऑपरेशन करते रहे। रिकर्सिव CT, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स ऑप्शन रीडिंग, इट प्रोवाइड सब्जेक्ट दैट आर बियॉन्ड द फंडामेंटल। अच्छा, ये कह रहा है फंडामेंटल से।
ठीक है, ये लगा रहा है, उसके अंदर यूनियन लगा रहा है, सही है। यूनियन क्या होता है भाई हसन? मुजाहिद आप बता दो ना, अनम्यूट करना पड़ेगा। सर आवाज आ रही है? हाँ भाई आपकी आवाज। मुजाहिद यूनियन का कौन बताएगा? यूनियन जो हम कॉमन लेते हैं ये डाटा में से। नहीं ऐसे नहीं, मुझे किसी ने सर इंटरव्यू में क्वेश्चन सर किया कि अगर यूनियन। दो हमारे पास दो कॉलम्स हैं, उन पे यूनियन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से हम हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी और वो उसमें से रिपीट नहीं होंगी सर। आप और जो बताना यूनियन चाह रहे ऑल हैं वो में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सादी आप बता दें, आपका माइक भी अनम्यूट है। सर यूनियन में हम जो दोनों टेबल्स को कंपेयर करते हैं और जो कॉमन डेटा होता है वो हमारे पास आता है, और जो कॉमन नहीं होगा वो डाटा नहीं आएगा। और यूनियन ऑल में हमारे पास दोनों टेबल्स के दोनों सारे डाटा आता है, रिजल्ट शो होता है। नहीं, आप देखें फर्क क्या है। काशिफ ने क्या मिस्टेक की थी, उसने कहा था दो कॉलम, आपने कहा दो टेबल। बिल्कुल हम ये दो टेबल या दो सेम टेबल यानी दो क्वेरीज हमारी जो हो रही हैं, तो उनसे कॉलम जो है मैचिंग डेटा लाएंगे। अब यूनियन में क्या फर्क है, यूनियन सिर्फ डुप्लीकेट प्रेस करता है। जो आप कह रही हैं वो इंटरसेक्ट है कि वो मैचिंग लाएगा, ठीक है। यूनियन में वो सारे रिकॉर्ड लाएगा, बट डुप्लीकेट जो होंगे दोनों में से या सेम टेबल में भी डुप्लीकेट हो, इट विल सप्रेस इट। उसकी एक एक रो लाएगा, और जो एक है वो तो एक लाएगा। और यूनियन आल में ही विल नॉट सप्रेस एनीथिंग, इट विल ब्रिंग एवरीथिंग फ्रॉम बोथ द क्वेरी। और 3 यूनियन लगाई हुई है, 4, ठीक है। चलिए व्यूज का कौन बताएगा मुझे? व्यूज क्या होते हैं? मुजाहिद आप बता दो भाई। आप मौजूद हैं मुजाहिद क्लास में? अनम्यूट करें। चलें कोई भी बता दे जिस जो क्लास में जो है। व्यूज क्या होते हैं? सर अभी जहन में नहीं ये। और कोई बताना चाह रहा है? नहीं झिझके नहीं, जिसको थोड़ा बहुत भी पता बताए तो सही। नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ। ये जो अब जो क्वेश्चन आंसर ये आपको याद रह जाएंगे, ये जो आप अब ये भूलेगा नहीं बाद में। सर देखें आप व्यू, बता दें। हाँ जी, व्यूज कुछ भी नहीं है, सेव्ड क्वेरी है। आप जो है क्वेरी को सेव करके रख लेते हैं एज अ व्यू, लॉजिकल होता है इसका ये, ठीक है ना। क्रिएट व्यू नेम, तो वो जो भी आपने एक कॉलम से एक टेबल से ला रहे हैं, एक दो मल्टीपल टेबल से ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, क्वेरी आपने एक बनाई है, उसको क्रिएट व्यू नेम एज कर दें ऊपर, तो वो आपका सेव्ड क्वेरी बन गई है। ठीक है जी, लॉजिकल। आपका जो है ना, आपने असल टेबल से उन टेबल से डेटा आ रहा है, बट आपने क्वेरी को सेव करके रख लिया, उसको आप व्यू कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? आसान क्लियर है? नेक्स्ट टाइम तो याद रहेगा ना। जी सर क्लियर। तो सर इसको दोबारा ये डाटा कहाँ सेव होगा जो हम इसको अपनी। देखो ये सिर्फ जो है आपका जो टेबल है ना, ये तो स्पेस लेता है बकायदा, डेटा फाइल जो कल मैंने बताई थी आपको। लेकिन ये जो व्यू है ना, ये सिर्फ जो है ये डिफाइन होगा, बट पीछे ये किसी उसका नहीं, ये सेव्ड क्वेरी है। आपने अपनी डेटाबेस में जो व्यू आपने बना के रख लिया, ये नथिंग बट अ सेव क्वेरी। ठीक है, क्वेरी को क्रिएट व्यू नेम ऐसे दे के एज कर दिया, उसके नीचे जो आपने लिखा वो आपकी क्वेरी सेव कर ली, जैसे आपने ये करनी थी वो आप उसको भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो बेस टेबल पे जाएगा जिनके लिए वो बना है। ठीक है ना? ठीक है।
क्लियर हो गया कि नहीं? सेव्ड क्वेरी है, क्वेरी को आपने सेव कर दिया, यहाँ व्यूज आपको दिखाएगा और हर डेटाबेस में व्यूज मिलेंगे, हर डेटा, हर किस्म की जो डेटाबेस है, चाहे वो MySQL है, चाहे ओरेकल है, ये एक्सटेंडेड है, ठीक है ना, इवन एक्सेस में भी। तो ये देखें उसने क्वेरी है, उसको आपने, अच्छा स्कीमा बाइंडिंग से क्या फायदा होगा कि जो इसके बेस टेबल है उसको अगर आप ड्रॉप करने जाएंगे तो वो एरर देगा कि नहीं ये ना कहीं व्यू में रेफरेंस हो रहा है, तो तुम उस टेबल को ड्रॉप करने से पहले व्यू को ड्रॉप करो, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने कुछ के बदले को और टेबल ला रहे हैं तो वहां पे फिर अपडेट कर देंगे, वरना इनवैलिड हो जाता है व्यू। ठीक है, तो स्कीमा बाइंडिंग का भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है। विद अगर स्कीमा बाइंडिंग आप कर रहे हैं तो उसके जिसके ऊपर व्यू बना हुआ है, जितने भी टेबल कॉलम यूज हो रहे हैं उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आप ड्रॉप करेंगे तो इट विल गिव यू एरर। और याद रखें अगर आपने स्कीमा बाइंडिंग तो खैर नहीं दिया हुआ, वैसे व्यू किया हुआ है, अगर आपने टेबल पीछे चेंज कर दिया है ना तो आपका वो व्यू जो है पुराना ही दिखाता रहेगा, याद रखना। तो उस सूरत में आपको या तो ये SP रिफ्रेश व्यू कह रहा है या अल्टर व्यू दोबारा करना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि इससे सेव्ड क्वेरी ये वो दोबारा जब दोबारा बताइएगा। देखें अभी तो ये स्कीमा बाइंडिंग के साथ है ना, कि स्कीमा विदाउट स्कीमा बाइंडिंग आपने एक व्यू बनाया है, ठीक है, उसमें अगर आपने क्या किया कि जो टेबल है सेल्स में ये ओ है ना, तो आपने एक कस्टमर आईडी की कोई जो है ना टाइप चेंज कर दी, तो ये प्रीवियसली उसको ही ये कंसीडर करता रहेगा जो पहले था आपका। आपने टेबल में जो है इवन कॉलम भी ड्रॉप कर दिया तो वो उसको नहीं पता, वो एरर देता रहेगा, उसको नहीं पता। तो इसी तरह लेकिन यह है कि एरर नहीं देनी और वो डेटा आपने उसकी डेटा टाइप चेंज कर दी तो ये स्टिल पुरानी डेटा टाइप ही दिखाता रहेगा। तो वो याद रखें, दोबारा व्यू को भी अल्टर करें, जो उसके बेस पे टेबल्स हैं अगर उसमें कोई चेंजेस किया आपने, उसको अल्टर किया कॉलम्स को या कोई नया कॉलम ऐड किया, लेट्स सपोज, हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपने नया कॉलम ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, और आप व्यू रन कर रहे हैं उसमें आ नहीं रहा, तो व्यू में भाई वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, सही है। आप इवन आपने व्यू क्रिएट किया सिलेक्ट स्टार के साथ, उस सूरत में वो ले आएगा, ठीक है, लेकिन बाकी आपको अपने व्यू को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा उसके हिसाब से। सर अगर एक ऑर्डर क्यूरी जिस तरह यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है तो उसको क्रिएट व्यू किस तरह करेंगे? तो हमने ऊपर क्यूरी से पहले लिखा है ना क्रिएट व्यू। मैंने आपको बताया है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम आप सिंपल कोई क्वेरी लें, ठीक है। किधर गया अभी, हाँ जी, यहाँ पे आप लिखें क्रिएट व्यू, व्यू नेम आपने जो देना चाह रहे हैं XYZ, DBO दे दें डॉट हसन, ठीक है, उसको एज कर दें, ठीक है, उसके बाद यूं आपने रन कर दें तो आपका व्यू बन जाएगा। ये मैंने एक क्वेरी को सेव कर दिया किसी नाम से, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ऑर्डर बाय क्लास आप नहीं लगा सकते क्योंकि व्यू में मना है, वो एरर खुद ही बता देती है, तो आप वो ऑर्डर बाय बाद में यूज कर रहे हैं, वो हम वो कर रहे थे ना, ये मैं ऑलरेडी किसी मेरे ख्याल में व्यूज के ऊपर बेस करके बना रहा हूँ, तो मैं इसको टेबल पे बनाता हूँ, ठीक है, मैं सिंपल ले लेता हूँ, सेल्स डॉट ऑर्डर के ऊपर बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये व्यू के ऊपर व्यू बना रहे थे हम, बना सकते हैं वो हर्ज नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आप सेल्स, ये आपकी एक क्वेरी है जी। इससे आपने व्यू क्रिएट करना है तो आपने खाली क्रिएट व्यू, व्यू, व्यू नेम एज करके आप दे दें तो आपका व्यू क्रिएट होगा, इसको रिफ्रेश मार लें। ये व्यू बन गया, ये कुछ भी नहीं है, ये आपने जो है एक आप जॉइन लगाए या कुछ भी है तो सेव्ड क्वेरी है। इसके बाद आप समझ जाए ना, बजाय आप यानी उसको कंफ्यूज होने के कि आपने एक लॉजिकल व्यू रख लिया है अपनी क्वेरी का, एक टेबल पे मल्टीपल टेबल पे, और इसको जो आप इसके थ्रू इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप हमने इंसर्ट करना है एक तो है डायरेक्ट टेबल में, क्योंकि इसके मैच हो रहे हैं, सेम स्टार ले लिया तो यू कैन इंसर्ट, यू कैन यूज फॉर इंसर्ट एज वेल, अगर आप मैचिंग हो रहा है, कॉम्प्लेक्स व्यू नहीं है। और अगर मल्टीपल है तो फिर इंसर्ट का काम नहीं करेगा, सिंपल उसमें आप व्यू यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इज नथिंग बट अ सेव्ड क्वेरी। मेरा ख्याल है इसको आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी चाहिए जी सर आप इसको। क्लियर है। हाँ, अल्टर व्यू नेम नहीं, आप पूछो, देखो अगर मैं अभी नहीं, जैसे कल आपने मुझे पूछा था पता नहीं कौन सा, हाँ ये मैंने उस वक्त बताया था लेकिन मैं उसको आगे लेके चलना चाह रहा था, मैंने आज आपको एक एग्जांपल भेज दी थी, उसके बाद आप कह रहे हो आपका क्लियर हो गया, तो जी क्वेश्चन सर। करो, आई विल क्लियर, आज नहीं कल मैं आपको करवा दूंगा चीज, ठीक है। जी सर जितना वो क्लियर हो गया ना, अगर व्यूज हमें सेव भी करना पड़ेगा, अब आ गया है प्रैक्टिकली देख लिया नहीं, है। व्यू आपका सेव क्या, व्यू तो बनेगा ना, आप जब क्रिएट करेंगे तो व्यू बनेगा, आपको क्वेरी और वो उसको किसी पर्पस के लिए यूज करें, अननेसेसरी तो आप व्यू नहीं क्रिएट करोगे ना।
उसको आप किसी रीजन से कर रहे हो, लॉजिकल आप बना रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे है कि उसकी मिसाल एक मैं दे देता हूँ, आपके पास एम्प्लॉयज टेबल है, उसमें सैलरी भी लिखी हुई है, ठीक है। जी ये आप समझने के लिए आप चाहते हो, आपने एक्सेस देनी है, रीड एक्सेस देनी है उस टेबल पे, तो आप कॉलम लेवल पे एक्सेस नहीं दे सकते, आपको पूरा ये ग्रांट सेलेक्ट ऑन दिस टेबल। तो आप क्या करोगे, उसको दोगे तो वो सब सैलरी भी देख सकता है। मैं मिसाल है समझाने के लिए। तो आप चाहते ना देखे, आप क्या करोगे कि एम्प्लॉइज टेबल में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जो जो उसको सैलरी निकाल के एक ना व्यू बना दोगे, ठीक है। फिर उस पर एक्सेस दे दोगे उसको। तो उससे क्या होगा कि वो आपके मतलूबा कॉलम सिर्फ जो आप उसको दिखाना चाह रहे हो सिर्फ वही देखेगा। इससे मेरा ख्याल है आपको चीज क्लियर हो जाएगी। जी सर क्लियर है। एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि हम कोई भी क्यूरी रन कर रहे हैं, क्या वो एज अ व्यू ऑटोमेटिक सेव हो रही है उस ऊपर नहीं हमें नहीं नहीं क्रिएट? नहीं, ये जब तक आप भाई अगेन इसको क्वेरी मत कहिए। तो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि ये आपने एक लॉजिकल, आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका पर्पस भी बता दिया मैंने कि जब आप चाह रहे हो कि कुछ कॉलम नहीं दिखाना चाह रहे किसी को, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो क्रिएट व्यू इज इट्स एन ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट, बट लॉजिकल है, फिजिकल नहीं है। इसका ये बेस कर रहा है अपने डिपेंडेंट जो इसके अंदर आपने टेबल ये दिए हुए हैं इनको, सही है। तो हम ठीक इसको हो गया। समझाने के लिए सेव्ड क्वेरी और पर्पस इसका कि भैया आप बजाय टेबल पे एक्सेस देने के व्यू पे एक्सेस दे दो और लिमिट कर दोगे उसको, जो कॉलम जो चीज आप दिखाना चाह रहे हो या व्यू में जो प्रोसेसिंग करके आप डायरेक्ट रॉ टेबल उसको नाम नहीं देना चाह रहे, आप चाह रहे हो मैं उसको वो डेटा दूं जो मैं चाहता हूं, तो आप व्यू बना के उसको व्यू पे एक्सेस दे देते हो, ठीक है। ठीक हो गया सर। सही है। अच्छी बात है आप ये पूछें बार बार चीजें। ये इंक्रिप्शन का मैंने बताया था कि आप इसको इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं। उसकी सूरत में क्या होगा, वो व्यू नहीं देख सकेगा, ठीक है। आप कहीं भी दे विद इंक्रिप्शन बनाएंगे तो वो खोल नहीं सकेगा व्यू के अंदर क्या हो रहा है। आप चाह रहे हैं वो आपका वो ना देखे, जिससे वो डेटा आ रहा है कि कहाँ से ला के दे रहे हैं, खाली व्यू पे एक्सेस दे दी है। तो वो उस सूरत में आप इंक्रिप्ट कर दें, कोई भी आपका वो नहीं देख सकेगा। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने ग्राफिकली बताया था, वो ग्राफिकली अभी जैसे दिखाया व्यू को ऐसे देख सकते हैं। ये कमांड के थ्रू बता रहा है कि भी हेल्प टेस्ट से आपको बता देगा कि उसके व्यू जो है किस पे। अच्छा जी, स्कीमा बाइंडिंग का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि भी उसकी वजह से बेस टेबल जो कॉलम जो टेबल एक्सेस हो रहे हैं, यू कैन नॉट चेंज अनटिल जो है ना, ये आप व्यू जो है या तो ड्रॉप कर दें टेम्परेरीली, फिर इनमें चेंज करके फिर दोबारा से व्यू बना दें, ठीक है। वरना वो कहेगा भी तुम्हारा ये जो स्कीमा बाइंडिंग इनके साथ हुई पड़ी है, इस व्यू की पहले जो है व्यू जो है ड्रॉप करो, फिर चेंज करो, फिर व्यू क्रिएट कर दो। तो द पर्पज चेक टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन थ्रू द व्यू दैट कॉन्फ्लिक्ट विद द व्यूज, वो चेक करने का कह रहा है, ठीक है जी, विद चेक ऑप्शन। ये क्या है जी, पर्पज इज टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन थ्रू द व्यू दैट कॉन्फ्लिक्ट विद द व्यूज फिल्टर। नॉर्मली आप देखें जी, व्यू के थ्रू ना करें मॉडिफिकेशन, तो बेहतर है आप डायरेक्ट टेबल पे ही करें। लेकिन वो ऑप्शन द व्यू इज करंटली डिफाइंड विदाउट चेक ऑप्शन, दिस मीन यू कैन करंटली इंसर्ट थ्रू द व्यू कस्टमर फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो अब वो कह रहा है कि अगर आपने, ठीक है चलने दें, सिलेक्ट दिस ये हो गया, और क्वेरी कस्टमर डायरेक्टली लुक फॉर द न्यू कस्टमर आउटपुट। यहाँ पे वो एग्जांपल अगर उसने बताई है तो उसने कहा विद स्कीमा बाइंडिंग और विद चेक ऑप्शन, कि चेक करो सिर्फ जो है ना यूएसए का डेटा जो है वो आ सके, दूसरा वो डेटा इंसर्ट नहीं करने देगा। वो अगर आप यूएसए का अलावा कोई भी डेटा ट्राई करोगे तो एरर दे देगा। तो ये भी ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन है, ये नई ऑप्शन इसने ऐड की हुई हैं। तो ये व्यू से आप काफी कुछ कर सकते हैं कि भी आपने ना प्रोग्रामर को दे दिया, अब आपके पास के भी वो सिर्फ आप एक एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो आपने वर्चुअली उसको बांट दिया। आप यूएसए और यूके और यूरोप, या यूरोप नहीं कहूंगा मैं, चले मैं कोई भी स्पेन कंट्री ले लेता हूँ, 3 कंट्रीज हैं। तो आप ना एक टेबल में डेटा रख रहे हो तो 3 व्यू बना देते हैं, और एप्लीकेशन डेवलपर्स को कहते हो कि ये 3 टेबल, उसमें आप ना चेक ऑप्शन लगाते हो कि हर एक सिर्फ अपने डेटा से खेले। उसमें आपने यूके का दे दिया, एक में आपने यूएसए का दे दिया, और एक में आपने स्पेन का दे दिया। तो आप व्यू को मल्टीपल तरीके से ऐसे यूज कर सकते हो। समझ गए ना मेरी बात। तो वो इंसर्ट डायरेक्ट टेबल, उसको पता नहीं कौन सा डेवलपर जो है वो सिर्फ अपना जो डेवलप एप्लीकेशन जब वो चेक करे तो सिर्फ जो यूएसए से लॉगिन हो रहा है वो यूएसए से प्ले करेगा, ठीक है। आसान। हेलो। सर जी सर क्लियर है ये। हाँ जी। तो व्यू से आप, अच्छा इन हमने टेबल वो फंक्शन पे काम किया था ना, तो ये टेबल वैल्यूड फंक्शन के भी हम डायरेक्ट क्वेरी कर रहे हैं इससे। और एक हमने जो फंक्शन बनाया था जब लास्ट में, हमारा जो लास्ट चैप्टर है, और उसको हमने कॉलम के साथ बर्थ डेट उनकी दोनों की कंपेयर की थी, वो हमने, ये कौन सा है जी, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन है।
वो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। तो इस टेबल से क्वेरी, इस फंक्शन से आप क्वेरी भी कर सकते हो। ये भी एक तरह का आपने समझो डिराइव टेबल बनाया, क्योंकि ये चैप्टर ही डिराइव टेबल का ड्रॉ फंक्शन, ये टेबल वैल्यूड फंक्शन हो गया। दूसरा वो स्केलर फंक्शन कह लें उसको। क्रिएट फंक्शन dbo डॉट दिस फंक्शन बनाओ, ठीक है, रिटर्न टेबल करो, उसकी टाइप दे दी, और उसमें आपने ये सेलेक्ट कर रहे हैं, वो पास करेगा जब भी ये वैल्यू @sid, ठीक है ना, फंक्शन रन करते हुए। तो अब आप यहाँ देखें, उसने सेलेक्ट किया है 1, ये वैल्यू दे रहा है, कस्टमर आईडी 1 की वैल्यू डाली है, तो 1 की, 2 की डाली, तो किसी को आप चाह रहे हैं कि खाली वो अपने वो पास करे और रन करे। तो ये इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप यानी फंक्शन को टेबल वैल्यूड बना के एज अ व्यू की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ समझ आई बात की? कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है इसमें। फंक्शन क्रिएट करके उससे आप डेटा रिटर्न करा रहे हो, सही है, टेबल रिटर्न होगा उसमें लाइक अ व्यू। ओके जी, ये apply operator, cross join apply operator is a proof table operator. I like that operator in use in from class of query. There are two supported types, cross apply, outer apply. चलें, ये पहले नहीं मैंने बात की थी, अब आपको शायद थोड़ा सा हम देख लेते हैं। like the joint operator apply perform its work logical, ये ना latest operator है, the apply operator operate on 2 input tables. I will prefer them as a left and right table. जैसे वो क्रॉस जॉइन की तरह ये कर रहा होता है, इट अप्लाइज द राइट टेबल टू ईच रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट टेबल विद अन यूनिफाइड रिजल्ट सेट। ये क्या कर रहा है, राइट टेबल टू ईच रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल में आपके जो होगी ईच रो के साथ वो करता है राइट टेबल को पूरे को अप्लाई करता है, ये सेम क्रॉस जॉइन की तरह। तो ये कहीं पे आपको जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, डेटा देखने के लिए, ठीक है जी, फ्रॉम क्रॉस जॉइन दिस, तो ये से आपका डेटा ला रहा है। joint traits is to input as a set that therefore no order between them, ठीक है, क्रॉस जॉइन और क्रॉस अप्लाई, ठीक है। इसमें फर्क क्या हुआ है जी, क्रॉस अप्लाई और क्रॉस जॉइन में? यू कैन थिंक ऑफ दैट एक्सप्रेशन कोरिलेटेड डिराइव्ड टेबल्स, ठीक है। मैं ना क्रॉस अप्लाई का ना आपको कोई बेहतर एग्जांपल ना मैं बना के ना आपको देखता हूँ, क्रॉस अप्लाई पे करवा दूंगा। अब आपको पहले वाले पे आप उन पे चीज़ें क्लियर है, ये नई चीज़ है, मैं आपको इसको टॉपिक कोशिश करूंगा कल आप इसको दे दें। ऑफसेट पे, फैच पे तो आप कर चुके हैं सारे काम, ये इस पे बताने की जरूरत नहीं है। फंक्शन वो ड्रॉप कर रहा है, क्रिएट है, इसमें क्या बताना चाह रहा है फंक्शन, ये ठीक है। ये तो डिराइव टेबल्स भी हो गए जी, सेट ऑपरेटर्स, ठीक है जी। वैसे मैंने अभी तक जो है क्रॉस अप्लाई खुद भी यूज नहीं किया आज तक, मैंने काफी, ये खैर बाद में आया था। तो ये ज्यादा सिस्टम जो व्यूज हैं उनमें यूज करता है ये ना, SQL सर्वर के अपने जो फंक्शन है, तो हमें ऐसा नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैं इसकी कोई अच्छी एग्जांपल निकाल के आपसे शेयर करूंगा जिससे क्लियर हो जाए। ये यूनियन ऑपरेटर तो सारों ने किए हुए हैं, तो ये अब मैं आगे चलता हूँ, यूनियन से इसको एक्सपेंड करता हूँ। यूनियन, यूनियन डिस्टिंग, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट डिस्टिंग ऑपरेटर, इंटरसेक्ट ऑल ऑपरेटर, एक्सेप्ट, उनको निकाल के बाकी ले आओ, एक्सेप्ट डिस्टिंग ऑपरेटर, ठीक है। डिस्टिंग जब भी आप यूज करेंगे तो वो डिस्टिंग लाएगा डेटा। प्रेसिडेंस जो है वो देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो है पहले, अगर आपने द इंटरसेक्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंट यूनियन एंड एक्सेप्ट एंड यूनियन, ये उसका ऑर्डर है कि इंटरसेक्ट सबसे पहले चेक होगा जब आपने मल्टीपल ये लगाए हुए हैं ना, सेम इस तरह देखें ना, कॉलम टेबल, मल्टीपल टेबल से ला रहे हैं, कॉलम उसके सेम ला रहे हैं, तो सबसे पहले एक्सेप्ट है, इंटरसेक्ट लगाया या यूनियन लगाया, तो वो कह रहे हैं सबसे पहले वो प्रेसिडेंट किसको देगा, इंटरसेक्ट को, यूनियन पे एंड एक्सेप्ट पे। एंड यूनियन एंड एक्सेप्ट आर इवैल्यूएटेड इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, ये दोनों जैसे जिस अपीयरेंस में होंगे ना, जो पहले आएगा उसको वैसे पहले करेगा, ठीक है जी। ये हो गया जी प्रेसिडेंस की बात। अनस्पॉटेड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है जी, देखें एडवांस फॉर द बुक्स टारगेट ऑडियंस, सच एज टेबल ऑपरेटर वेयर ग्रुप बाय हैविंग एक्सेप्ट द फॉर ऑर्डर बाय, ठीक है, ये भी हमने किए हुए हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चैप्टर 7 है। ये विंडोज फंक्शन जो है हमने ये वो रो नंबर पे हैं, और ये जो आपने ये पार्टीशन ये रो नंबर पे जो हमने किए हैं ये हैं ऑलरेडी, ठीक है। अनबाउंडेड प्रेसिडेंस में करा चुका हूँ ऑलरेडी इसको, तो ये कुछ भी नहीं करता वो, ये पार्टीशन बाय कर रहा है, तो पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी है,
और उसको वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सम कर रहा है वैल्यू का, तो वो वैल्यू जमा करता जाएगा। अनप्रेसिडेंट सिर्फ जो है ये पार्टीशनिंग किया तो फिर एम्प्लॉय आईडी के बाद फिर से वो शुरू करेगा रो, फिर जमा करेगा, फिर करेगा हर एक के लिए। अच्छा जी, रैंकिंग का भी करा चुका, रैंक डेंस रैंक ये आपको कराया था, ये आपने प्रैक्टिस कर ली होनी है। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से समझाया था ये। ओके जी, आप रोक सकते हैं जहाँ पे आप कहें कि नहीं ये नहीं हमें नहीं पता, या नहीं, या ठीक है नहीं समझ आए, मैं दोबारा दिखा दूंगा कुछ चीज़ें उसकी, लेकिन ये शर्त यह है कि आपने प्रैक्टिस की हो। ऑफसेट विंडोज फंक्शन, लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आप लाना, लैग लीड ये भी करवाए थे आपको। ठीक है जी, ये वो सब क्वेरीज के थ्रू भी लाने की ट्राई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये किसी ने फंक्शन ही दे दिया कि सीधा जो है ना लैग वैल्यू ओवर पार्टीशन में दिस, तो जो प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू ला के प्रिंट करता जाएगा उसके आगे ऐसे हर एक रो के सर आगे। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन था हाँ जी, कि जिस तरह हम डिफरेंट ये फंक्शन पढ़ लिए हैं, तो इसमें रियल टाइम जिस तरह एग्जांपल आप प्रैक्टिकली करते हैं परफॉर्म, तो इस तरह की भी हमें करवाइएगा जिस तरह ऑफसेट हम यूज कर रहे हैं, या हमें किस तरह का डाटा पे हमें वर्किंग करनी है। देखो आपका जो डेटा है, आपने जैसे ऑफसेट फंक्शन की बात की है, तो ऑफसेट ये है कि आपने ये आम यूज हो रहा है कि आप चाहते हो कि भी मेरे पास 100 रिकॉर्ड हैं, तो मैं इनको ना पहले 10 रिकॉर्ड लाऊं, फिर जब मैं दूसरा रन करूं तो फिर अगले 10 रिकॉर्ड हैं, तो फिर आप वो ऑफसेट करते जाओगे 10, ठीक है, फिर उसको बढ़ाते जाओगे 20 30, तो उससे क्या अगले 10 रिकॉर्ड आते जाएंगे। तो ये तो डिपेंड करता है आपके उस पर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है किसी ना किसी तरीके से किसी भी जो देखो, मैं तो अपने के यहाँ पे अपने आपको एनवायरनमेंट में नहीं दे सकता, लेकिन जहां आप मौजूद हो जिस जगह पे, वहां पे कहीं भी यह काम हो रहा है वहां ट्राई करो लाजमी। ठीक है, ये एज ठीक हो गया। इंटर्नशिप, हाँ ये आपको होगा 15 2-2.5 हफ्ते के बाद इंटर्नशिप कर रहे हो आप, वैसे तो वो इंजीनियरिंग करके 4 साल बाद कर रहे होते हैं जो भी है, लेकिन ये आपने जो टॉपिक पढ़ा इंडिपेंडेंट जॉब के लिए अवेलेबल है, ये पूरा एसक्यूएल, इस पे आप जॉब कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। ये डिफरेंस है अदर उसमें और इसमें। तो ये आप काइंडली जो भी ट्राई करें, इंटर्नशिप करने की ट्राई करें कहीं भी जहाँ एसक्यूएल पे काम हो रहा है। आपको तो पता भी है, मैंने बताया था कि वो हमारा कजन भी है, उसने भी SQL डेवलपर का काम किया। तो इस तरह ट्राई करो, बात करो, इतने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं कहीं भी, कराची में जो लाहौर में जो कराची में, अब जो भावलपुर वाले हैं वो भी ट्राई करें, देख लें, या जो भी जिस सिटी में नियरेस्ट में जो भी कोई सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ जाके देखें रिक्वायरमेंट है नहीं है। लाहौर में तो मुझे पता है इसलिए कि वो बड़ा शहर है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इन 3 में बेसिकली ज्यादा काम हो रहा है इन चीजों पे। तो जब तक आप जाके इंटर्नशिप नहीं करेंगे, आप रियल लाइफ में देखेंगे नहीं काम कैसे हो रहा है। रैंकिंग ऑफसेट फंक्शन क्या है जी ये? अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ। ये तो अच्छा, ये इसकी बात कर रहा है ऑफसेट विंडो फंक्शन, वो ऑफसेट वो दूसरा भी है और ये भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसको ये लैग और लीड को, ये तो समझ आई ना कैसे कर रहा है ये, ठीक है ना। ये लैग फंक्शन लगा के और पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, तो क्या कर रहा है वो उसकी प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ ला के फिर बाद में दिखाई जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तो वो लैग दिखा रहा है, सम नहीं कर रहा। आप सम करना चाहे तो फिर सम भी करता जाएगा, सम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये 878 814, ठीक है, उसके आगे फिर 330, और वो वैल्यू प्रिंट करानी है आपने ना। ये डेटा पे डिपेंड करता है। देखो आपको जब रियल उसमें बड़ी अजीब किस्म की जो है चीजें पेश आती हैं, जितना कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में काम करते हैं। आपको फंक्शन तो पता है ना अभी ये जी सर, फंक्शन का तो आइडिया है कि ये फंक्शन ये याद रख लो, जब आपको जरूरत पेश आए आप ना गूगल, अव्वल तो बुक भी है, लेकिन गूगल करना कि भी मुझे जो ये लैग और लीड वाली मुझे एग्जांपल दे दो, ला के देगा। आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप कॉलम और टेबल नेम चेंज कर लेना अपने हिसाब से। असल चीज है, ये चीज आपको पता है, जब आपको करना पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके जेहन में होगा, यार ये मैंने सीखा था। जो 2 टेबल से डेटा लाना है, ज्वाइन लगानी थी, सब क्वेरी लगानी थी, एग्जिस्ट लगाना था, इन लगाना था, एक वैल्यू नहीं मेरी ज्यादा वैल्यू आ रही है सब क्वेरी में, तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसको जो है यूनियन लगाना था, 2 टेबल से ला रहा हूं मैं, ठीक है, या इंटरसेक्ट लगाना है, एक्सेप्ट लगाना है, या ठीक है मुझे डिस्टिंक्ट लानी है तो यूनियन सिर्फ लगाऊंगा। सारे रिकॉर्ड लाने हैं तो दोनों टेबल के साथ यूनियन ऑल लिखूंगा। तो ये चीजें आपको खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी, आप यूज करोगे ना, यही तो आपकी कैपेबिलिटी है। और इसको एक्सरसाइज आप इंटर्नशिप की नहीं भी मिले तो कहीं पे ट्राई करें, आपको ब्रेक दे दें। तो ये आगे हमने डेटाबेस भी पढ़नी है। खैर, अगर मैं तो कह रहा हूँ कि शौक में है, जिसको चांस मिलता है कर ले इसके बाद, ये रिवीजन के बाद। तो उसमें यह है कि जी जब सर, मैं डेटाबेस, ट्राई करता हूँ हाँ इस वीकेंड क्योंकि ना।
जब आप डेटाबेस पे पढ़ाऊंगा दैट इज वेरी रोबस्ट। डेटाबेस पे जब लेके जाऊंगा उस ये समझें कि SQL डेवलपर की अगर सैलरी पाकिस्तान में लाख है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 2 लाख है। तो आप जो है यानी उससे हायर उसके वो पढ़ने जा रहे हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पूरा डाटा का कैसे ख्याल रखता है वो सारी चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं। वो इससे आप ये एक फील्ड है लेकिन ये लाजिम है। और जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे वो आपका जो है वो और जो है हाई हो जाएगा उसमें। वो ज्यादा हम जो है कोर आर्किटेक्चर लेवल ज्यादा पढ़ेंगे उसमें। ये चीजें जो है ना जो जहाँ पे डेटा रखा जा रहा है सारा उससे खेलेंगे। एग्रीगेट विंडो फंक्शन है, सम ओवर, ये जो है ये एग्रीगेट में हमेशा याद रख लो जमा वाले होंगे, सम होगा आपका या काउंट होगा। और ये जो आप ये रो फंक्शन तो यूज कर रहे हैं, ये जो ऑर्डर ओवर बाय पार्टीशन बाय कर रहा है ये वही फंक्शन है। आप उसको पार्टीशनिंग क्यों करते हो कि भाई आप उसके हिसाब से लाना चाह रहे हो या सेट बना रहे हो अलग-अलग। पार्टीशन मतलब ये कोई नहीं आपने तोड़ दिया कोई चीज, लेकिन आप जो रिजल्ट दिखाना चाह रहे हो बाय पार्टीशन करे इस कॉलम के, तो फिर उस कॉलम के ऊपर वो सम करके हर एक की वैल्यू ला के देगा। यहाँ पे जैसे वो ला रहा है टोटल वैल्यू कस्टमर टू टोटल वैल्यू, ठीक है। एक कस्टमर का टोटल कितना है और टोटल कितना है उसका, जिसमें उसने पार्टीशन नहीं की तो इसका मतलब वो टोटल वैल्यू ला रहा है कि टोटल कितनी सेल हुई, लेट्स सपोज ऑर्डर की है इसका, और एक कस्टमर आईडी को कितनी सेल हुई। तो ये आप देखें ना ऐसे डाटा देख रहे हैं कितने आसानी से आपको एक फंक्शन लगा के इजीली पूरा जो है डाटा, अगर लाखों में भी पड़ा है तो आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात, ये क्वेरी की पावर है, जी क्वेरी की सर। फंक्शंस की पावर है ये। तो ये फंक्शन आपको याद होंगे। देखो सिंटैक्स आपका कोई मसला नहीं है इतना याद करना, 19-20 हो जाता है, आप उसकी टेम्पलेट उठा लोगे कहीं से भी, फिर उसमें अपने कॉलम अपने टेबल जो है उसको एडजस्ट कर लोगे। लेकिन अगेन एक्सरसाइज करो इस चक्कर में ना रहना कि कस्टमर मुझे कॉन्सेप्ट आ गया। तो कॉन्सेप्ट तभी रहेगा जब आप बार बार खुद एक्सरसाइज कर लोगे हर उस टॉपिक की। तो यही तो आपकी स्मार्टनेस है, यही तो आप स्टैंड करोगे क्राउड में कि भाई आपने ये चीजें रखी और जब जरूरत पड़ी, ठीक है ना, जब जरूरत पड़ी तो उसको आपने यूज कर लिया। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी तरीके से ब्रेक मिलेगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है जी। तो ट्राई करें कहीं पे भी, और जो है ना रिक्वेस्ट करके मुझे सिर्फ देखने दिया जाए डेली 2 घंटे, या मैं 8 घंटे आऊं, मुझे काम के लिए दे दें ना भी दें तो कि मुझे सिर्फ देखने दें। तो इतना तो कोई भी बेरहम नहीं होता कि आपको मौका ना दे इंटर्नशिप का। सर इतनी तो मिल जाएगी। हाँ तो आपको फिर ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। इंशाल्लाह मुझसे मैं इस वीकेंड ना वही ट्राई करता हूँ, तो मंडे से स्टार्ट करता हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ कि लाख से ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं SQL डेवलपर अच्छे जो है, ये मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में इजीली साल के साथ एक्सपीरियंस के साथ 2 साल के एक्सपीरियंस जो अच्छे स्मार्ट हैं वो अच्छी यानी पे ले रहे हैं, हाई पे ले रहे हैं। तो वो आप जो है इसको प्रॉपर जो है देखें। फिर डेटाबेस पे तो हम आ रहे हैं, फिर आप उस पे तो फिर वहाँ पाकिस्तान में भी अच्छी अच्छी ऑफर हैं, यानी वहाँ 3-3 4-4 5-5 लाख लेने वाले तो खैर बहुत जितने हैं वो डिपेंड करता है, अपनी चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं तो बेसिक्स पे बता रहा हूँ कि भाई वो भी अच्छी लाखों में। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं पढ़े आप 3 हफ्ते 2.5 हफ्ते में पढ़ के यू कैन गो इंटर्नशिप और जॉब मिल जाएगी। ये जो समझना चाह रहा है समझ ले, जो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहा है उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा जी, पिवटिंग पे हम कर चुके हैं काफी, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, इसको आप खुद एक्सरसाइज कर लीजिएगा। पिवट को ट्रांसपोज करते हैं, जो रोज को अनपिवट किया था ये हमने देखा था, ठीक है, इस पे हमने काम किया था। बाकी ग्रुपिंग सेट्स है जी, क्यूब वगैरह ये बताया था कि एक तो हमने नॉर्मल सम करते हैं, फिर आप मजीद जो है हायरार्किकल मजीद एक कॉलम की बजाय मोर जो है उनके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग करके उसका आप देखना चाहते हैं। तो वो भी बताता है कि भी एम्प्लॉय आईडी से ग्रुप बाय होगा, यानी मुख्तलिफ ग्रुप बाय कर रहा है। एक एम्प्लॉय आईडी के साथ कस्टमर दोनों को मिला के इनको मिला के फिर सबका डेटा दिखा रहा होता है, ठीक है। ये भी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप देख सकते हैं उसमें, लेकिन डेटा समझना इंपॉर्टेंट है। रोल अप है, ठीक है। रोल अप जो है ऑर्डर में सारी वो चीजें लेता है, जितने भी वो कॉलम होता है इस तरह करके ग्रुपिंग करता है उसको। क्यूब में तो आप वो जैसे बता रहे हैं ग्रुपिंग, ठीक है जी। कंक्लूजन हो गया, 8वां चैप्टर है डेटा मॉडिफाई। भाई इसमें DML तो सबको आती है। जी इंसर्ट सर। वैल्यू, ये तो इनमें मुझे नहीं कुछ बताने की जरूरत, डिफरेंट प्रोसीजर से भी इंसर्ट करा सकते हैं। ये प्रैक्टिस करें, ये आपको काम आनी है बाद में। अगेन बार बार प्रैक्टिस करें। जॉब इंटर्नशिप लेने जा रहे हैं तो हैंड्स ऑन तो करो भाई, 2.5 हफ्ते में 2-2.5 हफ्ते में अगर आपने पढ़ा है तो क्या आपने उसको उसी तरह से एक्सरसाइज भी किया है? हर चीज को कम से कम 4-5 तो एक्सरसाइज किया है, चीज क्लियर है, इंटरव्यू देने के काबिल है, कोई क्वेश्चन करे तो वो ये चीजें तो है, ये तो आपने करनी है जिसने पढ़ा है। ये तो खाली ये नहीं है मुझसे पढ़ के जाके तो जॉब नहीं मिल जानी।
जब तक वो चीज आपको नहीं आती तो उस पर जॉब मिलेगी ना भाई। जो जॉब तो तब मिलेगी जो आपने उसको इंसाफ किया पढ़ने में। बल्क इंसर्ट का भी मैंने एग्जांपल तो करा दिया आपको सारी चीजों की। ये मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, हर चीज का बता रहा हूँ, जो जो बुक में आ रहा है, जो जो बेसिक्स टॉपिक। भाई ये मुझे बताएं, किसी को कोई कंप्लेन है बताए, कभी कोई चीज नहीं समझ आई, मैं उसको क्लियर नहीं कर रहा। अभी फिलहाल तो आज 5 स्टूडेंट हैं, ज्यादा भी हों तो मुझे आप बिल्कुल बताएं, मैं आपको कोशिश करूंगा हर चीज की जो भी क्लियर करने की जब तक। और मैं तो उन स्टूडेंट्स को भी हामी भर रहा हूँ जो किसी वजह से नहीं, बेचारे वो कह रहे हैं जी हम अभी नहीं दाखिला वो पढ़ सकते, हमारे एग्जाम हो रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, वीडियो देख लो, फिर भी समझ नहीं आएगी तो आई विल गिव यू टाइम, सेपरेट टाइम, नो प्रॉब्लम। तो अब आगे तो भाई उनका अपना मकसद है कैरियर बनाना, हम किसी को जबरदस्ती पकड़ के तो मैं नहीं जवाब दिलवा सकता। आइडेंटिटी पे भी कर लिया था जी हमने कि सीक्वेंस वो जनरेट करता है। ओके जी। क्रिएट सीक्वेंस पे भी आपको कराएंगे, डेटाबेस में वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, वो भी आप कर लेंगे। वो अलग से क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम जो है वो होता है। एक मिनट, बैटरी सारी चीजें टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता मैं करवा दूंगा। ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे डेटाबेस में ना, उसमें उस टाइम पे मैं वो करवा दूंगा सीक्वेंस का। इसमें भी कहीं एग्जांपल आई थी खैर सीक्वेंस की, वो मैं भेज दूंगा, क्योंकि वो भी आइडेंटिटी तो है, टेबल में डायरेक्ट लगती है, सीक्वेंस अलहदा से वो जो है। ये मैंने सारी चीजें उस वक्त करवाई थी, आपने रिपीट कर लें, ठीक है। उस टाइम पे नहीं समझ आई, बाद में समझ आई तो मुझे कह दें, मैं फिर आपको करवा दूंगा। डेटा डिलीशन ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है, ट्रंकेट डिलीट का फर्क भी पढ़ा था हमने। डिलीट बेस्ड ऑन जॉइन, अपडेटिंग डेटा, अपडेटिंग बेस्ड ऑन जॉइन, मर्ज भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही, विद टॉप एंड मॉडिफिकेशन करनी है तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, सबकी एक्सरसाइज करें भाई। अच्छा जी। आउटपुट क्लास के साथ साथ वो बता भी रहा होता है कि क्या हो रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं तो रोज की डिटेल भी साथ साथ बता रहा था। ये नई चीजें ऐड की हैं इसने, ये पहले नहीं थी, लेकिन वो आपकी वो इतना मैटर नहीं करता। इन सब की एक्सरसाइज है हर चैप्टर के आखिर में, करें इसको, हैंड्स ऑन करें इनके। जिन्होंने कैरियर बनाना है भाई पढ़ना पड़ेगा, अगर टाइम जो है थोड़ा टाइम बचा के इस पर पढ़ाई करें। हम डायरेक्ट चैप्टर 11 पे आ गए, अभी नहीं हम पहुंचे, हम आए हैं जी, ये वाला कर लिया है, इसको मैं चैप्टर को बंद करूं। मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, टेम्पोरल टेबल्स मैंने बताया था, ये जबरदस्त है। जो हिस्टोरियल टेबल बना रहा है वही है ना, क्रिएट टेबल्स, मॉडिफाइंग डेटा, क्वेरिंग डेटा, ठीक है जी। ये जो क्या करता है, हम पहले खुद करते थे, ये भी मैंने बताया था, ये SQL सर्वर ने एक एडिड वैल्यू दे दी, ठीक है, कि भाई आपका जो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री टेबल बन जाएगा, कोई भी चेंज करोगे उसमें चला जाएगा, फिर उसे क्वेरी भी कर सकते हो उसमें, फिर इसने ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैं आपको खाली ये बता सकता हूँ, प्रैक्टिस कर लें इसकी, मैंने थोड़ी वो यानी आपको हैंड्स ऑन कर लें। तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, उसके लिए पूरा एक चैप्टर दे दिया टेम्पोरल टेबल्स पे। ओके जी। चैप्टर 10 जो है लॉक्स ब्लॉकिंग, ये मैंने पढ़ाया था आपको, बड़ा अच्छे तरीके से लॉकिंग पढ़ाई थी। हाँ जी। कितने आइसोलेशन लेवल होते हैं बगैर रो वर्जनिंग के, कौन बताएगा मुझे? सादिया आप बताएं आइसोलेशन लेवल, आप कंफ्यूज थी इसमें, अभी कंफ्यूजन आपकी गई है कि नहीं इसमें? सर अभी क्लियर नहीं है, थोड़ी आप बहुत ही कंफ्यूजन। थोड़ी प्रैक्टिस कर लें फिर भी क्लियर। मैंने इसको 2 बार रिपीट किया था, दोबारा तीसरी तो फिर भी कहेंगे तो रिपीट कर दूंगा मैं ना। नहीं तो सर मैं लेकिन प्रैक्टिस करूंगी पहले, फिर हाँ ये आपसे आसान है, कुछ यानी नहीं वो हुआ जो तो। है ना, ये आइसोलेशन लेवल जो है ना, लॉक्स एंड ब्लॉकिंग के ये 4 है मेनली, और बाद में वो रो वर्जनिंग ऐड करके उसने थोड़ी मजीद फैसिलिटी ऐड कर दी कि लॉकिंग नहीं होती, वो उसकी ओल्ड, अगर आप टेबल किसी ने लॉक किया हुआ है तो वो फिर रो वर्जन टेम्प DB से उठा के पुरानी कमिटेड ला के दे देगा। भाई इतना फर्क है, वो स्नैपशॉट सीरियल। 4 है मेनली, अनकमिटेड, कमिटेड और रिपीटेबल और सीरियलाइजेबल। इनकी प्रैक्टिस भी कराई थी मैंने, आप इसको खुद दोबारा यहाँ देखें, ये बट इसने बुक ने बहुत अच्छा दिया होगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी। डेडलॉक का भी बताया था, जनरेट करके बताया था मैंने, व्हाइट बोर्ड से भी समझाया था, उसको आप दोबारा वीडियो को देख लें फिर आप उस पर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेडलॉक, ये चीज़ों की प्रैक्टिस करें इसकी। और
जो प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने पढ़ाए थे ना, ये आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने का, कर्सर, फंक्शन, प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, ये कुछ भी नहीं आसान से हैं। इसको आप बना के खुद भी आप प्रैक्टिस कर लें, अपनी मर्जी से कोई टेबल है उसका ऊपर प्रैक्टिस कर लें। फिर मुझे आप ये प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कहें कि जी इसकी कोई और एग्जांपल दें, तो आई विल मैं और आसान आसान सी कोई एग्जांपल दूंगा फंक्शन पे, प्रोसीजर पे। तो ये 11 चैप्टर हैं, इन पे आप अच्छी तरह हैंड्स ऑन कर लें। और जो है अभी मैं सोच रहा हूँ कल की क्लास ली जाए कि ना ली जाए। सर एक दिन दे दिया जाए ताकि हम पर्सनली एक दफा रिपीट करके ना बुक को, ताकि वो क्लियर हो जाए आगे